अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि आप न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले ईमान मज़ारी की। जी हाँ, ईमान मज़ारी को आप सब जानते हैं, ईमान मज़ारी को आप सबने सुना ही होगा यकीनन। और जिस तरह से उन्होंने दबंग होके पीटीएम की जो पॉलिटिकल रैली थी उसमें बात की, वो तो सभी उस पे वाह वाह कर उठे। लेकिन साथ ही साथ ये हुआ है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार उनको पहले अरेस्ट किया गया था और एक दिन के बाद उनको रिहा किया गया था, लेकिन एक बार फिर उनको आज अरेस्ट किया गया है और उनको 14 डेज के रिमांड पे पुलिस के हवाले करके अडियाला जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। कहा यह गया कि जी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनका मुकदमा सुना और कहा ये गया कि जी वो लोगों को उकसा रही थी, लोगों को बहका रही थी, लोगों को ये कह रही थी कि जी मारो काटो बाहर निकलो और इस किस्म की अपने हक के लिए लड़ो, शायद वो ये कहना चाह रही थी। लेकिन बहरहाल अदालत की तरफ से यही कहा गया कि जी क्योंकि वो लोगों को उस को यानी कि स्टेट के खिलाफ यानी कि मुल्क के खिलाफ उकसा रही थी, इस वजह से एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनका 14 डेज का रिमांड दिया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी ईमान मजारी के ऊपर ये इल्जाम भी है कि उन्होंने जो तकरीर की थी, जो आपको हमने पिछले 2 शोज में सुनवाई भी है, उन्होंने कहा कि जी वो उनको पेपर किसी अननोन आदमी ने वो पेपर दिया था और उनसे ये पता करना है कि आखिर वो आदमी कौन था जिन्होंने उनको ये वो पेपर दिया था, जिसको पढ़कर उन्होंने अपनी तकरीर की या उन्होंने जिसको पढ़कर जो कुछ कहा वहां अपनी पॉलिटिकल रैली में, वो उनको दरअसल लिख कर दिया गया था। ये इल्जाम है जी अदालत की तरफ से और इसीलिए कहा गया कि 14 डेज का रिमांड उनका दिया गया है और अब उनसे पूछगछ होगी कि आखिर वो पेपर उनको किसने दिया और क्यों दिया। साथ साथ जी अली वजीर साहब का पहले ही जो है 14 डेज का रिमांड जो है वो चल रहा है और वो अरेस्ट है। मगर बहुत ही जज्बाती, बहुत ही इमोशनल किस्म का माहौल देखने को मिला। शीरी मज़ारी जो कि उनकी मदर हैं, यानी कि ईमान मज़ारी की, वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी वो रो रही थी और ज़ाहिर है उनकी इकलौती बेटी हैं और वो इस तरह से जेल जाएँगी तो कौन-सी माँ ऐसी है जो परेशान नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी दुआएँ ईमान के साथ हैं और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ईमान वापस जेल से बाहर आएँ और अपने घर में आराम से रहें। इसलिए कि कोई गलत बात उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ़ यही डिमांड रखी थी कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का जो इश्यू है, उस इश्यू को सॉल्व किया जाए, जो मिसिंग पर्सन हैं उनको उनके घरों में वापस लाया जाए और साथ-साथ जो फौज के लोग या एजेंसी के लोग करप्शन में हैं और गलत काम जिन्होंने कंट्री के साथ किए हैं, उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं थी जिसको सुनकर या जिससे जो है परेशान होकर उनको इस तरह से 14 दिन के रिमांड पे दे दिया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, तो हमने ये भी होता हुआ देखा। लेकिन बात हम यहाँ से करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारी दुआएं, जैसे मैंने पहले कहा, ईमान के साथ हैं कि वो जल्द ही बाहर आ जाएं। हम जी बात करेंगे चंद्रयान 3 की और सभी ने देखा कि सक्सेसफुली चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो जी लैंड कर गया चांद के ऊपर। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, कई लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुबारकबाद दी, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुबारकबाद देंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुबारकबाद दी और उन्हीं में जो है वो फवाद चौधरी साहब का नाम भी आता है कि फवाद चौधरी साहब ने भी इंडिया को ना सिर्फ ये कि मुबारकबाद दी, बल्कि उनका ये भी कहना था कि सारे टीवी चैनल जो हैं इसको लाइव टेलीकास्ट में दिखाएं। लेकिन खैर ऐसा तो ना हो सका, क्योंकि जाहिर है ऐसा करते तो फिर कश्मीर कश्मीर कैसे करते। मगर ये ज़रूर है कि कुछ पाकिस्तानियों के भी हमने देखे, इंटरव्यूज़ देखे या उनकी बातचीत सुनी, जो कि अजीब-अजीब बातें कर रहे थे, तो वो हम आपको भी सुनवाते हैं। सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है सर और लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ हाँ दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको ठीक है, मतलब इतना इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा है दुनिया में, ठीक हाँ है। हाँ अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हुआ है। अल्लाह नोज दैट। नहीं
जी, तो ये थे शोएब चौधरी जो कि अक्सर बाहर निकल के रोड के ऊपर लोगों से बातचीत करते हैं, और उन्होंने यहाँ भी बात की, और इस किस्म के लोग भी आपको दिखे जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है जी, ये तो ग्राफिक के जरिए दिखाया था। और इसी किस्म की बेवकूफ़ी की बातें करते हुए आपको पाकिस्तानी बहुत मिलेंगे। ये तो खैर बहरहाल एक ही थे, लेकिन ऐसे बेशुमार लोग हैं। बहुत से लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि जी चाँद तो यहीं से नज़र आ जाता है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, भारत में तो पैसे इतनी गुर्बत है और ये पैसा हमको अपनी कंट्री में लगा देना चाहिए था। लेकिन खैर ये तो अलग बात है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म के मिशन जो हैं वो यकीनन भारत आगे भी करता रहेगा, और हमें इस बात पे फ़ख्र है और इस बात पे हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम भारत के पड़ोसी हैं, और भारत में इस किस्म के काम होते रहते हैं जिससे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये मैं आपको एक दो जो साइंटिस्ट उनके हैं उनका भी मैं आपको एक पिक्चर्स दिखा रही हूँ, और यकीनन ये लोग भी जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें और कोई ये बात करे कि जी क्या पाकिस्तान में इस तरह का कोई काम हो रहा है या सोचा जा रहा है या किया जा सकता है, तो इसके लिए एक मैं ना 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 करूंगी, इसलिए कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये कि इस किस्म का कुछ भी ना सोचा जा रहा है और ना ही कोई ऐसा प्लान किया जा रहा है, और उसकी एक खास वजह ये कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट कम और रिटायर्ड फौजी ज्यादा इन महकमों में या इन डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं जिनका ये काम है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। आप एक लिस्ट भी देखी जा सकती है जो सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी वायरल है, जिसमें इंडिया में जिन लोगों ने चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट किया और कामयाब तरीन मिशन जो था उसको कंप्लीट किया, उसमें सारे जो नाम आए हैं 4-5 वो सब साइंटिस्ट हैं। और पाकिस्तान में उसी तरह का जो इदारा है उसमें जितने भी नाम है वो सब रिटायर्ड फौजियों के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने सीरियस हैं और हम क्या करेंगे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि जिस वक्त चर्च तोड़ा गया उस वक्त जो एक नहीं बल्कि कई चर्च ऐसे थे जिनको डिमोलिश किया गया, तो आपने देखा कि वहां पर जो यूथ थी, जो बच्चे थे 12 साल के, 11 साल के, 13 साल के जो बच्चे थे जिन्होंने डंडे उठा रखे थे, जो क्रॉस तोड़ रहे थे, तो जी ये जनरेशन पाकिस्तान ने बनाई है। पाकिस्तान ने वो जनरेशन हरगिज नहीं पैदा की या बनाई कि जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई काम करने का सोचें या शौक रखते हो। हमारे यहाँ तो जो यूथ होती है, आपने देखा मशाल खान के केस में, जो स्टूडेंट था पेशावर यूनिवर्सिटी में, कि उसको किस तरह से पेशावर में, यानी जो मर्दान यूनिवर्सिटी है केपीके की, वहां पर था और उसको किस तरह से कई 100 स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मार दिया गया ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के। हम लोग चर्च तोड़ते हैं, वो भी यूथ होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को सबके सामने मार दिया जाता है, वो भी यूथ होती है। हमारे यहाँ जो है मंदिर तोड़ देते हैं, गुरुद्वारे तोड़ देते हैं, सब कुछ ये इस तरह के काम करते हैं और ये सारी यूथ होती है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में किस तरह की यूथ है, और हरगिज उनका ये मकसद या ये मतलब नहीं होगा या ये माइंडसेट नहीं होगा कि वो कुछ पढ़ लिख जाएं या वो कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। हमने तो कोई इसी किस्म के जंगली और जाहिल किस्म की आवाम पैदा की है और वही बनाई है। और यकीनन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया या जो पाकिस्तान बनने पे इंडिया से ढोल ताशों के साथ यहाँ पर आए थे कि पता नहीं कौन सा कारनामा हमने किया, यकीनन अगर आज वो दुनिया में है तो भी अफसोस करते होंगे, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो भी अफसोस करते होंगे और देखकर हैरान होते होंगे कि ये कंट्री हमने बनाई थी, इसलिए हम वहां से आए थे और इसलिए हमने ये सब कुछ इतना हंगामा किया था और वोट डाला था हिंदुस्तान में कि जी हमें पाकिस्तान चाहिए, और ये पाकिस्तान बनाया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जहालत और एक तालिबानी माइंडसेट है। लेकिन क्या किया जा सकता है जी। हम लोग कोई टाइम मशीन में बैठ के वापस तो जा नहीं सकते उस जमाने में। जैसे वो एक मूवी आई थी ना, बैक टू द फ्यूचर, उसमें टाइम मशीन में बैठते थे और पुराने जमाने में पहुंच जाते थे और जो गलतियां हुई थी उस गलती को रोकने की कोशिश किया करते थे। लेकिन अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और इस किस्म की वीडियोस भी आपने यकीनन देखी होंगी जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि जी मिस्टर जिन्ना ने अपने चक्करों में, अपने यानी कि अपने पॉलिटिकल चक्करों के उसमें रहते हुए लोगों को यहाँ लाए और यहाँ लाके लोगों की बैंड बजा दी। तो बिल्कुल ऐसा ही है और लोग आजकल इसी तरह सोचते हैं, और मेरा ख्याल है कि कुछ गलत नहीं। शायद अब लोगों ने सही सोचना शुरू कर दिया या सही समझना शुरू कर दिया है, मगर ये जरूर है
कि जो नई जनरेशन हम ला रहे हैं। आज ही एक न्यूज आ रही थी जी टीवी के ऊपर कि एक 6 या 7 साल का बच्चा जो स्कूल गया था उसको उससे सीनियर क्लास के किसी बच्चे ने रेप किया है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में क्या माइंडसेट है। माँ बाप स्कूल भेजते हुए भी अपने बच्चों को डरते होंगे, और ये आपने नई जनरेशन पैदा की है जो सिवाय जो है वो डिफरेंट यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियोस, जो कि एडल्ट वीडियोस जिन्हें मैं कहूँ, वो देखते हैं, और उसके बाद यही माइंडसेट बनता है और छोटे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ यहाँ पर इस किस्म की गलत हरकतें बहुत आम हैं। लेकिन ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, और ना ही किसी को कोई फर्क पड़ता है। खैर, हम चलते हैं आगे। हम आपको ये भी बता दें कि जी कराची के इलाके, बफर जोन एक एरिया है कराची का, वहां पर भी एक 2 साल का बच्चा जो है वो सेकंड फ्लोर से गिरा, लेकिन नीचे क्योंकि कुछ इंटरनेट वगैरह की वायर थी तो उसमें फंसकर वो बच्चा जो था वो बच गया, उसको मामूली चोटें आई। माँ बाप से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने छोटे बच्चों पे खास तौर पे नजर रखा करें, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किस तरह से बालकनी से ये बच्चा गिरा है। वो तो शुक्र है कि बच गया और उसको कोई खास चोट नहीं आई। उसकी रीजन भी यही बताई गई कि नीचे इंटरनेट के तार जो है वो कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे, जिसमें कि उसका पांव फंस गया, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट जो है वो सड़क के ऊपर या फ्लोर पे नहीं गिरा, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन बहरहाल पेरेंट्स को चाहिए कि खास ध्यान रखें। हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलेंगे। अगली न्यूज पे जाने से पहले हम पहले एक वीडियो देखते हैं। हाँ जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जी, तो ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि मुबारकबाद दे रहे थे चंद्रयान 3 की फोन पे, और पता नहीं किसको दे रहे थे, लेकिन खैर दे रहे थे मुबारकबाद। और हमारी तरफ से भी थी बहुत बहुत मुबारक हो, और बड़ा अच्छा हो गया कि आपके यहाँ जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान में जी हम ये बता दें कि जी डॉलर रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। अब जो है वो ओपन मार्केट में तो 312 पे पहुंच गया, और अगर आप किसी बैंक से लें या गवर्नमेंट के बैंक से लें या कहीं से लें तो आपको 300 का फिर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है वो डॉलर बहुत तरक्की करता जा रहा है, और पब्लिक रोने वाली हो गई है। बहुत से लोग वैसे ये भी कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर इस मुसीबत को रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मुसीबत रुकती हुई दिखाई नहीं देती। जो हमारी गवर्नमेंट है उसके तो अजीब ही निराले अंदाज हैं। जो आप जानते हैं कि चेयर लिफ्ट जो थी वो किस तरह से हवा में फंस गई थी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरा दिन लग कर जो है उसके अंदर से लोगों की जानें बचाई गई। तो उसके जवाब में बजाय इसके कि चेयर लिफ्ट को सही किया जाता, पाकिस्तान भर में जो चेयर लिफ्ट्स हैं उनको देखभाल की जाती है, कुछ किया जाता, सबसे पहले तो जो बेचारा चेयर ऑपरेटर था, यानी कि जो चेयर लिफ्ट ऑपरेटर था, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं, उसको क्या पता, उसको तो आपने सिर्फ चलाने और रोकने के लिए रखा था, उसको क्या मालूम कि इस चेयर लिफ्ट की हालत क्या है। उसके बाद ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मुल्क भर में, पूरी कंट्री के अंदर जो है वो चेयर लिफ्ट्स को बैन कर दिया गया, पूरी कंट्री में चेयर लिफ्ट्स को बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो चेयर लिफ्ट चलती हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये कहना है जी गवर्नमेंट का। अब ये जहालत के फैसले तो हम ही कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग ही कर सकते हैं, हमारे जैसे पॉलिटिशियन ही हमारे यहाँ के जैसे हैं वही कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये जी केपीके का हाल में आपको दिखा रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और किस तरह से वो नदी को क्रॉस कर रहे हैं और गिरे पड़े और चोटें लगी और रोने लगे। लेकिन इसके ऊपर ना तो हमारे किसी पॉलिटिशियन को शर्म आती है, और ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट वाले को या किसी भी इदारे को हमारे यहाँ थोड़ी सी भी शर्म आ रही है। एक वीडियो और देखते हैं। खामोश, खामोश। ये आप तो तमाशा इसने की है,
ये लड़का दजाल है कुरैशी खानदान का, ये दजाल है। कुरैशी खानदान में दजाल पैदा हुए। और सबर, ये सियासत नहीं है, मेरे दादा की मजार है। यहाँ तमाशा नहीं चलेगा, इज्जत चलेगी, एहतराम चलेगा। सोच समझ, खामोश। मेरे से पहले गुजर कैसे हुए? मैं जी, तो ये आपने देखा, ये दो लोग आपको दिखाई दिए, एक लड़का कोई आदमी खड़ा था और दूसरा आदमी जो है उसको डांट रहा था। जी हाँ, ये आपको यकीनन याद होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये साहब जो अंदर खड़े थे ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी थे, और जो बाहर खड़े चिल्ला रहे थे वो शाह महमूद कुरैशी के भाई थे। और वो अपने भतीजे से ये कह रहे थे कि इस कबर और इस गद्दी के ये लोग पैसे लेते हैं, और आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो है वो मज़ारों पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, चादरें, पैसे, क्या कुछ। और वो ये चिल्ला रहे थे कि जी तुमने जो है वो पैसों को इधर-उधर कर दिया है और उनको उनके हिस्से का पैसा नहीं मिला, और उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी काम जो है उस मज़ार पे या उस दरगाह पे या जो कुछ भी है वहाँ पर कैसे हुआ। ये हाल है पाकिस्तान का। और आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद ये कोई मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब का प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं गूगल पे, और उनके बेटे का भी और उनके खानदान का। कोई भी यहाँ से पढ़ा नहीं है, कोई अमेरिका तो कोई कनाडा तो कोई यूके का पढ़ा हुआ है। उसके बावजूद आप देखिए माइंडसेट किस तरह का है। इसी तरीके से हमारे इससे पहले जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब जो गए हैं, और उनके साथ साथ इसहाक डार साहब, जी हाँ, उन दोनों की भी वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो एक ये बताने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि ये बता रहे थे कि जी उन्होंने एक ऐप जो है वो बनवाई है, और उसके जरिए अगर कोई अमेरिका, कनाडा, यूके कहीं पे भी अगर किसी भी दूसरी कंट्री में रहता है तो वो वहां से जी मजार के ऊपर, किसी भी मजार के ऊपर जो है वो चादर भी चढ़ा सकते हैं और देगे भी चढ़ा सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो कौम या जो मुल्क बैठ के इस किस्म की ऐप बना रहा हो कि आप कंट्री में किसी भी दूसरी कंट्री से बैठ के और आप चादर और देगे चढ़ाए मजारों के ऊपर, वो भला चांद पे जाने की बातें करेंगे या वो चंद्रयान जैसा कोई प्रोजेक्ट सोचेंगे भी? नहीं जी, हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि हम आज से कई सौ साल पहले के जमाने में रह रहे हैं और वहां से हम बाहर आने को तैयार नहीं है। हमें उसी 1400 साल पहले वाले जमाने में रहना है, बल्कि शायद उससे भी पहले के जमाने में रहना है। और उसके बाद हमें जो है अलबत्ता ये है कि हाँ, फैसिलिटीज सब चाहिए, टीवी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल फोन भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, सब कुछ, लेकिन हम काम करने को तैयार नहीं और अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं। मेडिसिन से मुझे याद आया, पाकिस्तान में जी मेडिसिन की कमी हो गई है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल्स हो चाहे प्राइवेट क्लिनिक्स हो या लोगों घरों में जिन लोगों को मेडिसिन चाहिए होती है उनको मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। एक बहुत सीरियस इशू ये इस वक्त हो चुका है, और लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से मेडिसिन कहीं से आ जाए। भारत से बात की जा सकती है, लेकिन करेगा कौन? इसलिए कि जो हरकतें यहाँ से हो रही हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनकी हिम्मत होगी कि ये भारत से कहें कि जी हमें मेडिसिन की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है बात कर लेनी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालना या इनकार करने की आदत तो हमें है, और वो तो हम करते रहेंगे। हमने इस जन्म में तो ना सुधरने की कसम खाई है, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त मेडिसिन की बहुत सख्त जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि अगर मेरी आवाज दुनिया के किसी भी कोने में जा रही है, और अगर भारत के लोग या कोई भी ये प्रोग्राम देख रहे हो और इस जबान को समझते हो जो मैं बता रही हूँ, तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे यहाँ मेडिसिन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, बहुत कमी है, और लोग परेशान हैं, खास तौर पे लाइफ सेविंग ड्रग्स की। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इससे भी बड़ा क्राइसिस देखने को हमें मिलेगा, जो कि हम नहीं देखना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारे पड़ोसी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ इतना बुरा हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है मेडिसिन को लेकर। हम जी आगे बढ़ते हैं और हम आपको अगली खबर दें, और वो ये
کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یعنی چیف الیکشن کمیشن میں جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو چیف الیکشن کمیشن کہلاتے ہیں انہوں نے جی انکار کر دیا ہے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب سے. ہو سکتا ہے عارف علوی صاحب نے کہہ دیا ہو کہ میں ان کے دانت کا کیڑا نکال دوں گا. آپ تو جانتے ہی نا وہ کس قسم کی ویڈیو ان کی آئی تھی کہ دانت میں کیڑا ہوتا ہے تو پھر برش کرے اور یہ کرے. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ عارف علوی صاحب سے ملنے سے انکاری ہیں اور عارف علوی صاحب ان سے ملنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جائیں. مگر ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے ان کو جہاں سے آرڈر آئے گا وہ تو وہی کریں گے نا. عارف علوی صاحب کی بات تھوڑی سننی ہے انہوں نے. خیر ہمیں کیا, ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت ہو گیا بجلی مہنگی ہونے پر والا کوٹ کے شہری سڑکوں پہ نکل آئے اور 30,000 بل جو آئے تھے یعنی بجلی کے جو بل آئے تھے وہ جلا دیے. جی ہاں, بجلی کے بل جلانا شروع ہو گئی ہے پبلک, لیکن اس سے ہوگا کیا؟ بجلی کے بل کو دینا تو پڑے گا, اس لیے کہ اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو بجلی والے بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے. لیکن بہرحال پبلک جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگ روڈ پہ نکلتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی زیادہ بل کے لیے اور کبھی دوسرے پرابلمز کے لیے, اسی طریقے سے اب باقی کنٹری میں بھی یہ پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے. چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ آپ کہہ لیجئے سندھ ہو یا کے پی کے, ہر جگہ پہ لوگ نکل رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں وہ اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں. قانون کے مطابق نواز شریف کی گرفتاری بنتی ہے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. جی ہاں, یہ کہنا ہے بالکل ہمارے یہاں کے جو پالیٹیشین ہیں ان کا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب کے لیے گرفتاری بنتی ہوگی تو جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن میں یہاں یہ بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے یو ٹرن مار لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی فی الحال وہ واپس نہیں آ رہے اور وہ رہیں گے یو کے میں ہی, اور تبھی آئیں گے جب الیکشن کا زمانہ ہوگا اور الیکشن ہونے لگیں گے تبھی آئیں گے. لیکن اس وقت یہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو اگر ان کی گرفتاری بنتی ہوئی تو انہیں گرفتار کیا جائے گا. جی ہاں بالکل, پولیٹیشنز کو تو گرفتار کیا جاتا ہے, سیویلینز کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہم تو تب مانیں گے جب آپ کسی فوجی کو یا کسی ایجنسی والے کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی کو گرفتار کریں گے, ان کے کیے کی سزا انہیں ملے گی, چاہے وہ عاصم سلیم باجوہ ہوں یا دوسرے لوگ. بے شمار نام ہے, میں تو بتا کے تھک گئی ہوں, لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی اریسٹ نہیں ہوا ہے. ہاں, عام پبلک یا سیویلینز ان کے قابو ضرور آ جاتے ہیں, جیسے ایمان مزاری ہو گئی یا کوئی اور پولیٹیشین, چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی. خیر ہمیں آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے ارادوں کو, ایجنڈوں کو ناکام بنا دیں گے. ان عناصر کے پاس ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جی ہاں, آرمی چیف کا کہنا ہے, جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں, جی جنرل عاصم منیر, ان کا کہنا یہی ہے کہ جی جو دہشت گرد ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, ان کے سامنے کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیں. تو سر کب کر رہے ہیں سرنڈر, بتائیے گا ضرور. مطلب ٹیررسٹ جب سرنڈر کریں تو ایک ویڈیو بنا کے سر, چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے انسٹاگرام پہ یا مطلب کہیں نہ کہیں کسی سوشل میڈیا پہ سر چھوڑ دیے گا نا تو ہمیں بھی پتہ لگے. اس لیے کہ سر اس قسم کے بھاشن بہت سنے, ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جب کبھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تھا یا کوئی ٹیررزم یہاں پر ہوتی تھی یا کسی قسم کا کچھ ہوتا تھا تو کہتے تھے جی ہم اجازت نہیں دیں گے, ہم ٹیررسٹ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں گڑبڑ کرے. لیکن سر آپ سے اجازت کون لے رہا ہے, یہ سب بھی لوگ کہا کرتے تھے. اور آج بھی میرا وہی سوال ہے کہ آخر اجازت کون لے رہا ہے. اور جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی تو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے, آپ جب چاہیں اس ٹی ٹی پی کو روک سکتے ہیں اور جب چاہیں ٹی ٹی پی کو بالکل سرے سے صفایا بھی کر سکتے ہیں. مگر ایسا آپ کریں گے نہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ نے رکھا ہے تھوڑا بہت اپنا کام تاکہ چلتا رہے اور تھوڑی گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کب اس طرف دھیان دیتے ہیں اور کب آپ لوگ صرف اور صرف پاکستان کا سوچتے ہیں. ڈالر ریٹ کہاں ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے, اور سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. یعنی کہ انڈیا چلا گیا ہے چاند کے اوپر اور پاکستان پھنسا ہوا ہے چیئر لفٹ میں. جی ہاں,
और उसमें से निकलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल निकल नहीं पा रहे हैं। अब पाकिस्तान की हालत कब तक ऐसी ही रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कोई आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जिससे हम आपको ये कह सकें कि हम कुछ बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं या हमारे साथ कुछ बेहतर होने वाला है। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो है वो फ्यूल प्राइस भी बढ़ाने का कह दिया है और साथ ही बिजली के बिलों में भी इजाफे का बता दिया है। तो इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है ये नहीं बताया। जैसे ही हमें पता चला हम भी आपको बता देंगे। तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसलिए कि हम तो हंस मुस्कुराने से रहे, इसलिए कि ना हमसे हंसा जा रहा है ना मुस्कुराया जा रहा है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट बिल आएगा उसको हमने पे कैसे करना है। तो जी अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे और न्यूज़ लेकर हम आपके पास दोबारा आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।